अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ नौइयत के मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है और मुल्की मौशी सूरत हाल हो, सियासी सूरत हाल हो या माशरती सूरत हाल हो, कोशिश करते हैं कि अपने प्रोग्राम में सुबह के वक्त इसके ऊपर गुफ्तगू की जा सके। बहरहाल कोशिश होगी इस हफ्ते भी कि जो मुल्की मौशी हालात हैं जिसके ऊपर इस वक्त सबसे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है, और ख़्याल ये है कि हुकूमत की भी तरजीहात में यही चीज़ शामिल होनी चाहिए। गो कि कुछ फ़ैसले जो किए जा रहे हैं बज़ाहिर तो ऐसा महसूस होता है कि शायद मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए हैं, मगर उसमें बहुत सारे सवालात हैं, बहुत से अबहाम जो है उसमें मौजूद हैं। कैसे इसको दूर किया जाएगा? और उसमें भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अब तक जितनी भी हुकूमतें आती और जाती रही हैं, कोई ऐसा मौशी प्लान देने में या मुरतब करने में कामयाब नहीं हो सकी जिसके ऊपर मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर अमल किया जा सके, या कोई भी हुकूमत आए वो उसको मज़ीद आगे लेके जाए। और उसका नतीजा ये निकला है कि अब तक जो तजर्बे होते रहे हैं, इस वक्त भी वो तजर्बों का सिलसिला जारी है। उसकी वजह से मुल्क की मौशी सूरत हाल बहुत ज़्यादा मुश्किल होती चली जा रही है और तनख्वाहदार तबका इसमें सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है। अभी भी जो इस वक्त पॉलिसीज़ मुरतब की जा रही हैं, गुज़िश्ता रोज़ में देख रहा था जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो जिस किस्म की बातें कर रहे थे, बड़ी हैरानकुन बातें हो रही हैं इस वक्त। ख़ास तौर पे जो टैक्स पेयर है उसके हवाले से कैसे उसके नेट को बढ़ाया जाए। बहरहाल बड़ा ज़रूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर ये फ़र्क करना कि ये टैक्स पेयर है नहीं है, ये बड़ा मुश्किल काम है। यहाँ पे हर शख्स टैक्स अदा कर रहा है और उसकी वजह यह है वो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, इसलिए उसकी शरह ज़्यादा है क्योंकि हमारे पास हम अभी तक कोई ऐसी पॉलिसी मुरतब नहीं कर सके, कोई ऐसा प्लान सेट नहीं कर सके जिसके तहत लोग खुद आगे बढ़ के हुकूमत के पास अपने गोशवारे जमा कराएं और टैक्स नेट में मज़ीद इजाफा हो सके। और फिर ये जो गरीब और अमीर का जो फ़र्क इसमें रवा रखा गया है और जिस किस्म की सलाहत माजी में होती रही हैं, उसका नतीजा यही निकला है कि अभी तक मौशी फ़ैसले हमारे दुरुस्त नहीं हो रहे। और क्या कहिए कि जो IMF का प्लान है यही हमारी कुल मईशत का महवर और मरकज़ बना हुआ है। जब ये लोन हमें मिल जाता है, बेल आउट कोई पैकेज मिल जाता है, तो हम इससे बहुत बड़ी कोई कामयाबी इसको समझते हैं, मुबारकबादें देते हैं। तो ये बड़ी हमारी बदकिस्मती है। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। बड़े ख़ास मेहमान इस वक्त स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ। एक कराची की एक जानी पहचानी समाजी शख्सियत हैं, बिज़नेस से बड़ा पुराना ताल्लुक़ है और जो बिज़नेस से जुड़े मसाइल हैं उसके ऊपर भी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। बड़े अच्छे तज्ज़ियाकार भी हैं। परवेज़ एच मद्रास वाला साहब हमारे बहुत ही मोहतरम हैं। आज सुबह के वक्त उन्हें हमने यहाँ दावत दी है, उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। परवेज़ भाई, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। परवेज़ भाई, सवाल क्या करें? अभी जो मैंने इंट्रो में जिसका तस्करा किया है कि हुकूमतें आती और जाती रहीं, आपने अभी कुछ देर पहले बड़ी अच्छी बात कही है कि रूल ऑफ द गेम्स होते हैं, आपको एक सेट करने पड़ते हैं और फिर सिस्टम को जो है वो रन करना पड़ता है। लेकिन अब ये सेट करेगा कौन? किनकी ये जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो बड़ी अजीब नज़र आती हैं। होना तो ये चाहिए था कि आप अपने करंट अकाउंट को देखते, दीगर मामलात को देखते, फिर सबसे बड़ा ये जो सर्कुलर डेट का इशू है इसको देखते। आपने आते ही प्राइवेटाइजेशन और इस तरफ जो है फोकस करना शुरू कर दिया। ये फोकस होना किस तरफ चाहिए? और फिर ये रूल्स जिसकी आप बात कर रहे हैं ये सेट करेगा कौन? और फिर इसके ऊपर कंसेंसस कैसे होगा? एक अगली जमात बैठी है स्टैंड बाय पे, वो आएगी, फिर उसके बाद फिर दोबारा टर्न अराउंड आएगा और मैं और आप वहीं स्क्रैच पे आ जाएंगे। ज़रा बताइएगा। देखिए, इसमें सबसे पहले तो जो जितनी भी सारी सियासी जमातें हैं ना, उनको एक चीज़ पे आ जाना चाहिए, जी। एक पॉइंट पे, चार्टर ऑफ इकोनॉमी, राइट। कि जो भी हम बिजनेस की पॉलिसीज़ बनाएंगे ना उसको कोई भी ना छेड़े। ठीक। और दूसरी बात यह है कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएं जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो। देखें, अगर वो मासेस के लिए एक्सेप्टेबल होंगी और जिससे बिजनेस एक्सपेंड होगा, यहाँ कारोबार की रेल पे हो जाएगी और हर बिजनेसमैन बिजनेस चलेगा, यहाँ हर बंदे को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। आप ढूंढोगे, आपको लेबर नहीं मिलेगी। अगर आप इस तरह का माहौल लेके आओ ना, तो आपका टैक्स बेस खुद ब खुद बढ़ जाएगा। आपको किसी के पीछे जाने की या घर पे डाका मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बिजली के बिल में जो है ना लोगों की जेबों पे डाका मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको दूध के डब्बे पे आपको लोगों का टैक्स लगा के डाका मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप अपना जो है ना किबला आप दुरुस्त करें ना।
अगर ये रूल्स ऑफ द गेम बना के आप बिजनेसमैन को नहीं देंगे, जैसे मैंने बोला था कि आप जुआ खाने में जाते हैं तो जुआ खाने के लिए भी कोई रूल्स होते हैं, तो आप बिजनेस के जब तक रूल्स नहीं बनाएंगे उस वक्त तक लोग किस तरीके से अपना कारोबार करेंगे और कारोबार करेंगे और पैसे यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। देखिए पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा कोई बंदा जो है ना कोई घर में कोई दबाने के लिए पैसा नहीं कमाता है या घर में रखने के लिए नहीं करता है। यहाँ इन्वेस्टमेंट के डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, जराए होते हैं, ठीक है ना। आप अच्छा ऑप्शंस देंगे उस बंदे को, वो उसमें पैसे लगाना शुरू कर देगा। आज अच्छा ऑप्शन देंगे कि भाई आप प्रॉपर्टी में लगा दो, वहाँ पैसे लगाना शुरू कर दे। आप अपने उसका ऑप्शन देंगे कि आप इंडस्ट्री लगाओ, हम आपको ये फैसिलिटी देते हैं, वो कल से इंडस्ट्री लगाना शुरू कर देगा। देखिए इंडस्ट्री लगाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इंडस्ट्री लग सकती है, यहाँ फिजिबिलिटी बहुत अच्छी बन सकती है क्योंकि हमारे पास कंजम्पशन बहुत है। हमारे पास 25 करोड़ की तो आबादी है, हमारे पास कंजम्पशन की मार्केट हमारे पास अपनी है। हम बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करके पाकिस्तान में कंज्यूम करते हैं तो हम खुद बना के हम कंज्यूम नहीं कर सकते, और जो हमारे पास सरप्लस बचेगा जो हम यहाँ प्रोड्यूस करेंगे वो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो जस्ट इमेजिन कि आपने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट किया, कंजम्पशन मार्केट को कैप्चर किया, जो हमारे पास एक्सेसिव जो प्रोडक्शन थी वो आपने एक्सपोर्ट किया, तो आपको फायदा होगा। इंपोर्ट डाउन, एक्सपोर्ट अप, लोकल टैक्सेशन का बेस बढ़ गया, ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और हर बंदा खुश है। और ये कोई बहुत बड़ी मैंने बात कर दी है, ये नुस्खा कोई सबको समझ नहीं आ रही कि भाई हमें क्या करना चाहिए। तो इस बेसिस पे काम करेंगे तो हर बंदा, और फिर इसके बाद आप ये सोचें कि भाई जो बिजली का जो कॉस्ट है, देखिए इंडस्ट्री जो चलती है ना वो चलती है एनर्जी से, पावर से। अब पावर के जो चार्जेस आप इतने ज़्यादा रखेंगे कि जो हमारे इस जो आसपास के जो कंट्रीज हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा, तो आप बताएं कि वो इंडस्ट्री कैसे सरवाइव करेगी। ठीक है, वो मेजर कंपोनेंट है ना। चलो आप लेबर तो बाद में है क्योंकि आप कहते हो लेबर चीप, तो अब कहाँ लेबर चीप हो गई है भाई। यहाँ एक आदमी को आप पैसे देते हैं ना कि चलो चीप लेबर उठा लिया आपने, एक सर्टेन उसके साथ सैलरी सेट कर दी, मगर वो बंदे की ख्वाहिशात कभी भी कम नहीं होती क्योंकि वो बंदा आपके पास काम कर रहा है तो उसकी इतनी ख्वाहिशात होती हैं। क्योंकि आजकल के माहौल में ना तो किसी को आपने कोई ट्रांसपोर्टेशन दी है, ना कोई हेल्थ है, ना सफाई सुथराई का इंतज़ाम है, गटरें जगह जगह पे बह रही हैं, तो लोगों की हेल्थ भी कंप्रोमाइज़ हो रही है, लोगों की अपने एजुकेशन नहीं मिल रही है, लोग अपने कोई काम में उन लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है। जो एक सर्टन सैलरी होती है ना, उस सैलरी में बंदा वो सरवाइव कर ही नहीं सकता, आप उसको एड ऑन्स देते जा रहे हैं। तो इफ़ यू रन एन ऑर्गेनाइजेशन यू नो, तो ऐसा नहीं होता है कि आप एक सर्टन सैलरी पैकेज में समबडी इज वर्किंग फॉर यू, नो, इट्स नॉट पॉसिबल। इसके अंदर बहुत सारे एड ऑन्स होते हैं विच यू नीड टू, आपको उसके अंदर आपको उसका प्रोविजन रखना पड़ता है। एडिंग दोज प्रोविजन विद द करंट आपकी जो बिजली के कॉस्ट है वो, अब आप बताएं कि वो इंडस्ट्री कैसे सरवाइव करेगी। वो तो चलते चलते बंद हो जाएगी, ठीक है ना। जब आप गाड़ी का पेट्रोल भी देखते हैं ना कि जब महंगा होता है तो आप कम भराते हैं, तो गाड़ी का पैसे का लोग धक्के लगा रहे होते हैं। फिर इसके बाद आप देखेंगे इंटरेस्ट रेट, ठीक है ना, आपका इंटरेस्ट रेट एक था ना कि 22% था। 22% में देखें इंटरेस्ट रेट रखने से वो जो एक था ना सर्टेन टाइम था, जिस टाइम के अंदर आप इंडस्ट्री लगा सकते थे, जिस टाइम के अंदर आपकी वो कंट्री के अंदर इंडस्ट्री लगती और लोगों की जो बाहर जो डिमांड थी ना उसको आप पूरा कर सकते थे। अब वो टाइम भी गुजर गया, ठीक है ना। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि इंडस्ट्री जो लगती है, आप किसी से भी पूछ लें, मुझसे नहीं पूछें कि इंडस्ट्री लगती है ना, तो आज आपने सोचा तो कल नहीं लग सकती। कोई कोको कोला नहीं है कि आप जाके और कल दूसरे दुकान से जाके लेके आएंगे। इंडस्ट्री लगाने के लिए नीड टू हैव सो मेनी प्लानिंग, ठीक है ना। आपको उसकी फिजिबिलिटी बनानी है, आपको उसकी बिल्डिंग प्लान्स अप्रूव करने हैं, आपको फिर उसकी सिस्टम पूरा बनाना है, आपको उसकी बिल्डिंग खड़ी करनी है, फिर आपको मशीनरी का ऑर्डर देना है, फिर आपको उसका जो
जो स्टाफ होता है वो आपको हायर करना है, फिर सही उसके है। बाद आपको रॉ मटेरियल लेना है बाहर से, कॉस्ट को फिर मैनेज आप करना उसको बहुत चैलेंजेस है, जाके एग्जैक्टली। चैलेंजेस हैं। तो चलें, ये एक किसी इन्वेस्टर ने ये सारी एक्सरसाइज कर ली, एग्जैक्टली। मगर उसको चलाने के लिए तो उसको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट चाहिएगा ना, एग्जैक्टली। उसको प्रॉपर्ली ट्रांसपोर्टेशन चाहिएगी, उसको स्किल लेबर चाहिएगी, उसको आपके पावर के टैरिफ जो है ना यूनिवर्सल चाहिएंगे, फिर उसके बाद उसको जो चलाने के लिए, रॉ मटेरियल चलाने के लिए, बिजनेस चलाने के बहुत लिए अच्छी बात कर रहे उसको बैंक के फाइनेंसिंग फाइनेंशियल कॉस्ट है। सिक्योरिटी तो चाहिए, बिल्कुल फाइनेंसिंग ठीक है। कॉस्ट जो है ना वो अगर ज़्यादा होगी तो वो उसकी बिजनेस को कैसे, जितना देखो उसके जेब में जितना पैसे होगा, ठीक है ना, जब आप इंडस्ट्री जब बनाने लगते हैं ना तो जेब में जो है ना वो सुराख होते चले जाते हैं, उससे पैसे निकलते चले जाते हैं। एंड ऑफ द डे यू हैव टू गो टू द बैंक। तो आपको फाइनेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है, और अगर आपको फाइनेंसिंग की ज़रूरत पड़ी तो पता चला कि वो जो जेबें थी ना वो तो कट गई है ना, आपकी पैंट भी उतर जाती है। क्यों कि कहते हैं ना कि एक वक्त में जब आप इंडस्ट्री चलाते हैं ना तो वो इंटरेस्ट इतना ज़्यादा हो जाता है कि दाढ़ी से मूछें बड़ी हो जाती हैं, तो यू आप एंड अप पेइंग मोर इंटरेस्ट देन द रेवेन्यू। तो बात दरअसल ये है कि ये सारा एक सिंपल फार्मूला है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें जो है ना एक बिजनेस की जो है ना, कहते हैं कि अंडर ग्रेजुएट की जो किताब है ना उसके अंदर रूल्स ऑफ द गेम्स जो होते हैं ना, वो उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। तो उसके अंदर ना किसी को इकोनॉमिस्ट को चैलेंज करने की ज़रूरत है, ना किसी और को चैलेंज करने की ज़रूरत है। ये एक सिंपल एक फिलॉसफी है, आप इसके ऊपर आगे बढ़ें। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात आपने की है परवेज़ भाई, बड़े खुल के तमाम चीज़ों के ऊपर आपने गुफ्तगू की कि क्या क्या लवाज़मात हैं, क्या क्या आपके पास चीज़ें मौजूद होनी चाहिए अगर आपने अपनी इकॉनमी के अंदर एक्सपेंशन लेकर आना है। बिज़नेस के लिए क्या कुछ ज़रूरी है। अभी जैसे बात हो रही थी इंटरेस्ट रेट की, इतने हायर इंटरेस्ट रेट पे, यानी कि शरह सूद जहाँ पर इतना ज़्यादा हो वहाँ पे काम करना जो है वो इंतहाई मुश्किल होगा। और उसके साथ साथ फिर आपके पास ऐसे इन्वायरमेंट होना चाहिए कि जिसके ज़रिए आप उनको फैसिलिटेट कर सकें, रिलैक्सेशन दे सकें। या तो इतने स्ट्रिंजेंट लॉज और पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, इतना उसको टाइटनिंग की तरफ लेकर जा रहे हैं कि उसके अंदर जो है वो सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है और बिज़नेस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम होती जा रही हैं। यही एक क्लियर इंडिकेशन होती है जिससे पता चलता है कि आपके यहाँ एक्चुअली हो क्या रहा है। तो जब आपके यहाँ इस किस्म की पॉलिसीज़ होंगी और इस किस्म के फ़ैसले होंगे जो ज़बरदस्ती मुसल्लत किए जाएंगे, तो नतीजा ये निकलेगा कि आपके जो बिज़नेसेस हैं वो सुकड़ते चले जाएंगे। और यही कुछ हमें इस वक्त टैक्स पेयर के पीछे भागने की जरूरत नहीं भागने की है, आप ज़रूरत टैक्स बेस बढ़ा देना। एग्जैक्टली। हाँ, तो ऑटोमेटिकली इतना रेवेन्यू जमा हो जाएगा कि आप जो है ना गन्ने को निचोड़ के आप कितना निचोड़ेंगे। निचोड़ लेंगे। और उसमें भी एक और चीज़ ये है कि आपको कोई इंसेंटिव आपको देना पड़ेगा, आपको उसमें ट्रांसपेरेंसी लेकर आना पड़ेगा, आपको इसको ज़्यादा आसान बनाना पड़ेगा। क्योंकि जब इसमें ईज़ आएगी, ख़ास तौर पे डॉक्यूमेंटेशन का जो इशू है, ये अभी तक बहुत सारे लोग जो उनको समझ में नहीं आ सका है, तो खुद ब खुद आपका टैक्स बेस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। बहरहाल और बहुत सारी तजावीज़ हैं, अब साल देते आ रहे हैं, लेकिन चीज़ अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही। बहरहाल जी, गुफ्तगू को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। हमारे एक और मेहमान हैं हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, डॉक्टर शब्बीर अहमद। हमारे साथ आप मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में उनको देखते हैं। पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट से आपका ताल्लुक़ है, आप फाउंडर मेंबर हैं, और उनसे हम कुछ मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से और साथ साथ अभी जो गुफ्तगू हो रही थी मीशत के हवाले से उस पर गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब को मैं वेलकम करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। डॉक्टर साहब, अभी कुछ देर पहले जैसे बात हो रही थी मीशत के हवाले से, अब वो सियासी इस्तेहकाम से ये चीज़ जो है ना वो बिल्कुल बराह रास्त जुड़ी हुई है। मगर क्या करें, जिस किस्म के फ़ैसले हो रहे हैं, इत्तेहाद बनते हैं, टूटते हैं, कानून साजी के लिए जो कुछ हो रहा है, जिस तरह की कोशिशें हो रही हैं, होना तो ये चाहिए था, जैसे भी हम बात कर रहे थे कि मईशत को बेहतरी के लिए कानून साजी होती है, इस किस्म के कुछ मुबाहिसे होते, लेकिन सूरत हाल कुछ और कह रही है। क्या किया जाए डॉक्टर साहब ऐसी सूरत हाल में, किस तरफ ये लेकर जा रहे हैं? और ये जो सियासी जमातें हैं, इन पर बड़ी भारी अब जिम्मेदारी आयद होती है, और अभी तक मुझे माजरत के साथ कहना तो नहीं चाहिए कि वो मेचोरिटी नज़र नहीं आ रही जो कि साल सियासत करते आए हैं। जी डॉक्टर साहब फरमाइए। क्या जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासर भाई, बहुत सारे प्रोग्राम हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी टॉपिक पे बातें भी होती हैं, लेकिन सॉरी थोड़ा चला सीज़न की वजह से जो सियासी आईनी इतबार से जो अभी पार्लियामेंट में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और जो उखाड़ पिछाड़ की फ़ज़ा बनी हुई है, ये साल से चलती आ रही है पार्लियामेंट में। बेसिक कुछ लोग तो ऐसे पार्लियामेंट में पहुंच गए हैं बोरे भर के कि जो शायद के
अपनी बेस और अपनी ज़ात की वजह से तो काउंसलर बनने की पोजीशन में भी नहीं थे। क्या खूब कहा। अब फिर वही होता है कि जब आप मांगते हैं कि वो कहते हैं पराठे वो भी दो दो इकट्ठे तो नहीं मिलेंगे ना। अब या तो आपको एमएनए बनना था, आप बन गए, अब बनने के बाद आपके पास इख्तियारात नहीं होंगे, कैसे आएंगे? क्योंकि बेसिक जो आपकी पोजीशन थी ना वो तो काउंसलर बनने की नहीं थी। सही है। आप बन गए एमएनए, आप पहुंच गए पार्लियामेंट में और सारी दुनिया ने देखा कि आप बोरे भर भर के जा रहे हैं, जो भी हैं। खैर अब ये काफ़ी हलकों में हुआ। फिर वो फॉर्म 45, फॉर्म 47 और इसका अब सारा मामला जो है, आईनी हुकूमत होती अगर पार्लियामेंट में तो ये जो अब इंतशार बना हुआ है ये नहीं होता। बेसिक जो भी होता है, पार्लियामेंट एक ऐसी मुकद्दस जगह है कि जहाँ पर हलफ याफ्ता जब आके आदमी बैठता है वो कुरान और हदीस की रोशनी में उसे फैसले करने चाहिए। हमारी पार्लियामेंट में वो नज़र नहीं आता। सोशल मीडिया भरा पड़ा है जब इलेक्शन हुए कि किस तरह हुई, धांधली हुई, क्या कुछ हुआ। आज मैं आपको एक और बात बताऊं कि वफाकी हुकूमत जो है इस टाइम भले वो जिस भी तरह से आई है लेकिन उसकी कोशिश है कि तमाम सूबों को साथ लेके चला जाए और कोशिश की जाए कि मुल्क में इस्तेहकाम हो। और इसके लिए आप देखें कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी ताजिर बरादरी से कराची में भी आकर मिल रहे हैं, उनकी भी कोशिश यही है कि ये मामलात हों। अब एक ऐसा गिरोह भी है बीच में कि जो मुल्क में मुसलसल इंतशार फैलाता आ रहा है, वो अपने सूबे में तो कुछ कर नहीं सकते, वहाँ तो रोडों का सड़कों का बुरा हाल है और उसके बावजूद वो मुल्क में मुसलसल इंतशार की फिजा बनाए हुए जो कि सियासी इतबार से भी मैं कहता हूँ कि उनकी नाअहली है कि भाई पहले अपने सूबे में तो कुछ करके दिखाओ तो अगले अवाम की आप बात करो, दीगर सूबों की। फिर कौमियत परस्ती का वो इशू, मजहबी कार्ड, वो सारे अब देखने में आ रहे हैं। और इस टाइम वर्ल्ड लेवल पे जो हालात बन रहे हैं वो बड़े खतरनाक हो गए हैं। अब लबनान पर इसराइल की बमबारी, उसके बाद क्या था, इसराइल एक छोटा सा मुल्क, उसने अपने आप को एटमी पावर बनाया। उसके बाद जितने उसके इर्द गिर्द अरब ममालिक थे माली तौर पे उससे कई गुना बड़े भी थे और ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन उन्होंने इस चीज की तरफ तवज्जो नहीं दी। आज एक एक करके सब तबाह बर्बाद होते जा रहे हैं। तो जो हो रहा है अब हम जा रहे हैं आलमी एक तीसरी आलमी जंग की तरफ और जो बहुत खतरनाक होती जा रही है। हम मुल्क अपने के अंदर जी रोडों, गटर और ये इनकी सियासत लेके बैठे हुए हैं कि जी रोड टूटे हुए हैं, गटर नहीं है, महंगाई है, बेरोजगारी है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है और एजुकेशन नहीं है। ये सियासत तो अब मैं कहता हूँ छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम जो हालात होने जा रहे हैं ना मुल्की सतह पे, आप ये देखें कि बड़ी बड़ी आप बिल्डिंग्स बना लें, आपका मुल्क चाहे जितना डेवलप हो जाए, अगर दिफाई एतबार से आप कमज़ोर हुए, खुदा ना करे आप पर इंडिया हमला कर दे और आप दिफाई एतबार से कमज़ोर हुए तो आपका हाल भी वही हो जाएगा जो लबनान, शाम और दीगर मुल्कों का हुआ है। सबसे पहला मामला ये है कि जैसे भुट्टो साहब ने किसी दौर में कहा था कि हम एटम बम बनाएंगे चाहे हम घास खा के ये करें। सबसे पहले तो आवाम को चाहिए कि अपना ये देखते हुए जो कोई वर्ल्ड वार पे जो कुछ इस टाइम हो रहा है, आवाम को चाहिए कि सबसे पहले तो वो दिफाई निज़ाम में और दिफाई इदारों को मजबूत करें। बहुत अच्छी बात करें। ये करने के बाद उसके बाद आते हैं हम अपनी जो हमारी मौशियत है और इन चीज़ों की तरफ हम आते हैं, इनको भी मजबूत किया जाए। और मैं अगर देखूं तो इस टाइम बहुत बड़ी मजबूरी बन गई है वफाक की। वफाक एक तो 18वीं तरमीम का जो बिल पास हुआ उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बुरे अंदाज में फंसा हुआ है और इसीलिए अभी वो एक वज़ीर आला साहब ने उनको धमकी देने की कोशिश भी की है कि जी अब हम तो इनकलाब ले आएंगे। वो इनकलाब तो उनके हम बड़े सालों से देखते आ रहे हैं, कौन सा इनकलाब है। और जो अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है और जो मुल्क के अंदर कराई जा रही है और बाहर से फंडिंग हो रही है, ये बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब हो रहे हैं। इसमें आप 20 मंजिला बिल्डिंग बना देते हैं, आप बहुत ज़्यादा इक़्तिसादी तौर पर टेक्नोलॉजी के अतबार से किसी भी अतबार से आप बहुत आगे निकल जाते हैं, लेकिन दिफाई अतबार से अगर आप कमज़ोर हैं तो आप के तो वो जो महलात हैं वो भी खंडर बनते सेकंडों का काम है। आपको तो सबसे पहले अपने दिफाई निज़ाम को मजबूत करना चाहिए ताकि आपकी बका इसमें है, कौम की बका इसमें। और फिर अंदरूनी खाते की जो खाना जंगी कराने की कोशिश की जा रही है सियासी एतबार से, कुछ वो हैं लोग के जो
चाहते हैं इस मुल्क में जो बिकाऊ हैं, जो बिके हुए हैं, जो इस मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं, उनको पहचान के उनको रिजेक्ट करें यहाँ पर। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अगर हमने अपने घर को महफूज करना है तो सबसे पहले दिफा को मजबूत किया बहुत जाए। अच्छी बात करें। और उसके बाद जो आईनी इतबार से अभी जो इंतशार फैला हुआ है, अब मैं उसके लिए एक मशवरा दूंगा, ये हुकूमत जिस भी तरह से बन गई है, इस हुकूमत को काम करने दिया जाए। बिल्कुल ठीक है, काम भी करने दिया जाए और इनसे काम लिया जाए। ये बड़ा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी बात आपने की है, इसके ऊपर यकीन गौर करने की ज़रूरत है। इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू की जाएगी। एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाए डॉक्टर शबीर अहमद, उनसे हमारी बात हो रही थी, और साथ साथ परवेज़ मद्रास वाला साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम बात कर रहे थे मुल्क की मौशी सूरत हाल के हवाले से। परवेज़ भाई, अभी डॉक्टर साहब ने कुछ चीज़ों की निशानदेही की पॉलिटिकल सिस्टम की। अब बड़ी अजीब बात है, पॉलिटिकल सिस्टम पूरी दुनिया में जहाँ पर है वहाँ पर इख्तिलाफ़ राय होता है, बट ये जो हमारे यहाँ कन्फ्रंटेशन है और जिस नौइयत की है, अभी जैसे बात कर रहे थे कि एक प्रोविंस के अंदर जो कुछ हो रहा है पख्तूनख्वा सूबे के अंदर, तो सोचने पे मजबूर है। होना तो ये चाहिए था कि प्रोग्रेस होती, और जो 18th अमेंडमेंट आई थी उसके तहत तो होना ये चाहिए था कि प्रोविंसेस की जो कारकर्दगी है वो बढ़ती, और फिर हम उसको एलाबरेट कर पाते कि ये सूबा ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा काम कर रहा है। लेकिन ये तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है। तो इसमें क्या समझा जाए? मैं ये समझ पाया हूँ, शायद मेरा ऑब्जर्वेशन सही ना हो, कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनमें अहलियत नहीं नज़र आ रही कि वो इस चीज़ को सही तरह से कैपिटलाइज़ करती हैं। ये तो काउंटर प्रोडक्टिव हो गया कि वो एक चीफ मिनिस्टर आता है, वो खड़ा होकर थ्रेट कर रहा है फेडरल गवर्नमेंट को, सुबह से लेकर शाम तक जिस किस्म की स्टेटमेंट दे रहा है, वो आपके कौम जो अहम इदारे हैं उनके ख़िलाफ़ भी, पूरे सिस्टम को भी चैलेंज कर रहा है। ये हो क्या रहा है परवेज़ भाई? अगर ये इस तरह की पॉलिटिकल सिचुएशन कहीं होगी, आप समझते हैं हम आप इकोनॉमी के ऊपर बात कर सकेंगे फिर? जी देखें, जो अगर आपको इकोनॉमी सही करनी है ना, तो पॉलिटिकल आपका जो है ना सिस्टम आपको सही चाहिए। ठीक है। जो अगर आपकी सियासी जमातें जो है ना उनमें इख्तलाफ होगा ना, तो आप कोई चीज़ भी आप सही नहीं कर सकते। देखें ना, इख्तलाफ की जो शुरुआत होती है ना, वो डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाती है आपको। जहाँ इख्तलाफ होगा वहाँ एंड ऑफ द डे वो मामला जो है ना ऐसे ख़राब होते जाएंगे, जिसको बाद में आपको अनवाइंड करना और सुधारना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि वो एक आप उस नहज पे ले जाते हैं। आप अगर ख़ानदानी कोई आपके जो मसले हो जाते हैं ना, जो किसी छोटे से एक फैमिली में कोई मैटर्स हो जाते हैं, और वो इख्तलाफ बढ़ता जाता है और बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है ना, तो फिर वो वापस लाना उनको और उनके दिलों में मोहब्बत डालना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि यार इख्तलाफ जो हो ना, या कोई भी इस किस्म की चीज़ों, उसको फ़ौरन जो है ना वो रिजॉल्व कर दिया करो। बात दरअसल ये देखें, ताली तो दो हाथ से बजती है, ठीक है ना, एक हाथ से तो नहीं बजती ना। अगर कोई बंदा इतना एग्रेशन में हो रहा है, तो बात दरअसल ये है कि हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो अगर वो कोई ऐसी गलत बात है तो उसको जाके ना उसको आप अपने यू कैन जस्ट गिव हिम ए लेसन, यू नो, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि अगर ऐसी कोई इख्तलाफ वाली बात है तो आप उसके साथ जो है ना मिल के कोई ऐसी बात करें कि भाई का बात जो है ना एक तरफ से जो है ना सुलझने वाली बात हो जाए, ना कि आप उसको और मज़ीद जो है ना आप अपने उसके अंदर तेल डालते रहें और उसको भड़काते रहें। तो बात दरअसल ये है कि मैंने इस तरह से भी देखा है कि एक बंदा बहुत ज़्यादा एग्रेशन में है, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम वहाँ और ज़्यादा तेल फेंक रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसी बातें हो रही हैं, बहुत सारी ऐसी डिबेटें हो रही हैं सारा वक्त शाम को टीवी पे ना, कि वो जो कर रहा है तो उसके ऊपर और हमने ज़्यादा तेल डाल दिया, तो उससे क्या है कि आग और ज़्यादा भड़क जाती है। मेरे कहने का मकसद ये है कि देखें, पाकिस्तान अब वो अफोर्ड नहीं कर सकता है इस किस्म की जो जज्बाती चीज़ें हैं ना, ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे पास इतने ज़्यादा मल्टीपल हमारे पास इश्यूज चल रहे हैं, इतने ज़्यादा चैलेंजेस हैं
कि हम इन चीज़ों को हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो बात दरअसल ये है कि इसको किसी सूरत में या तो आपको गिव एंड टेक करके ना मामले को आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। देखिए ना, कोई बंदा अगर है तो आपके पास पावर है, आप उसको सबसे पहले तो आप पावर से आप उसको केज में डाल दें, ठीक है ना, डाल दो, कोई मसला नहीं है। जब वो आपको इतना तकलीफ दे रहा है तो पावर डाल के केज में डाल दो और लेट्स मूव ऑन, ठीक है ना। मगर बात दरअसल कि जब आपको किसी एक सिस्टम पे बनाना है, एक कहते हैं कि यूनिफाइड कंसेंसस पे आना है, तो आपको सबको लेके चलना है, क्योंकि मुल्क को आगे लेके जाने का है। क्योंकि देखें, जब आपके पास एक स्ट्रीट पावर होता है तो आप उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते ना, तो आपको उनको लेके चलना है, ठीक है ना। आप उसके बगैर आप आगे भी नहीं चल सकते। तो मैं तो समझता हूँ कि देखें, जो मफाहमत होती है ना, वो सबसे बड़ी एक चीज़ होती है, ठीक है। उससे बड़ी कोई और बात ही नहीं हो सकती। तो मैं समझता हूँ या तो आप उसको लाठी से करो या मफाहमत से करो। लाठी भी आपके पास है, मफाहमत के पास भी आपके पास खुला हुआ है। बिल्कुल ठीक है, दोनों ऑप्शन आपके पास है। परवेज़ भाई ने बिल्कुल सही कहा कि दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। डॉक्टर साहब, परवेज़ भाई ने कहा कि ये रास्ता तो आपको इख्तियार करना पड़ेगा, क्योंकि ये इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री ये बड़ा ज़रूरी है। लेकिन जैसे भी आप कुछ देर पहले निशानदेही कर रहे थे, ये हो क्या रहा है? ये मुफाहमत के लिए तो बड़ा दिमाग चाहिए, बड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक या डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक खासा होता है, वो तो इनके पास किसी के पास भी नज़र नहीं आता। कोई भी इस वक्त फ्लेक्सिबल नज़र नहीं आ रहा, किसी के पास भी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। और ये कन्फ्रंटेशन आ गया। अभी आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट किया है, हमें उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है कि जो कुछ हो रहा है पूरी दुनिया में, हम आइसोलेशन में नहीं हैं, उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी आएगा। और हमें ये भी सोचना होगा कि अगर इसके कॉन्सिक्वेंसेस मज़ीद कितने और आगे तक नज़र आएंगे, और हमें उसके लिए तैयार भी रहना पड़ेगा। क्या इसके लिए कहेंगे? जी मैं एक और पॉइंट आपको बताता हूँ। हमारे मुल्क के अंदर 3 तरह के लोग हैं, 3 तबके के। एक जो है वो कहते हैं कि मुल्क का जो डिफेंस है, मुल्क का जो निज़ाम है, चाहे मुआशरत के हिसाब से हो, हवाले से हो, या दिफाई हिसाब से हो, वो मजबूत और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और एक वो हैं कि जो बिल्कुल न्यूट्रल रहते हैं, किसी में भी नहीं। बिल्कुल ठीक है। और एक वो हैं कि जो सिर्फ जिन्होंने तनकीद करनी है, बिल्कुल ठीक, एक वो है तबका। मैं इसके लिए एक बात करूं कि देखें, इसराइल एक बिल्कुल छोटा सा, फिर अगेन मैं वही बात करूं, उसके गिर्द जो अरब ममालिक थे बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत पावरफुल थे, लेकिन वो एटमी पावर था, उसने सबको जो है ना क्या हाल कर दिया आप देख लें। पाकिस्तान अगर एटमी ताकत ना होता तो आज हमारा वजूद भी ख़त्म हो चुका होता, इंडिया ने हमारा वो हशर कर देना था। अब कुछ लोग वो हैं कि जो कहते हैं कि जी आप एटम बम बना के बैठे हुए हैं और आप जो है उसके बावजूद जो है मुल्क का ये हाल है, और इंडिया खामोश है। हमारे पास जदीद तरीन टेक्नोलॉजी आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, कि इंडिया नहीं, बहुत बड़े बड़े ममालिक भी जो है ना वो हमसे अब बराबरी की सतह पे बात करते हैं। और अगर वही बात मैं आपको बताऊं कि जो मुआशरत, सनत और तिजारत और टेक्नोलॉजी है हमारे पास, अब इसकी तरफ हमारे जो मामलात हैं, मैं जो देख रहा हूँ, जो कर रहा हूँ कि वो हमारे वो तबका जो पहला तबका था कि जो इस मुल्क में चाहते हैं कि मुल्क इस हिसाब में है, वो अब उनका वर्किंग उनकी स्टार्ट हो गई, और आप देख भी रहे हैं, और वो खुद वर्क कर रहे हैं, मिल रहे हैं, जबकि वो फील्ड उनकी नहीं है, उसके बावजूद भी वो सिविलियंस में जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, इस वतन की बका के लिए सब कुछ हो रहा है। लेकिन अब वो जो तीसरा तबका है जो तनकीद करता है, तरक्की की तरफ कुछ नहीं जाता, अब उनके पेट में बहुत ज्यादा मरोड़ होना शुरू हो गए हैं। अब वो लोग हैं वो कहते हैं कि जी कुछ नहीं है, ये क्या है, इसको छोड़ें, चाहे एटम बम भी ना हो, हम ठीक हैं, मुल्क का में खुराक होनी चाहिए, मुल्क में एजुकेशन, सब कुछ। ये मैं भी कहता हूँ, हेल्थ, एजुकेशन और महंगाई, ये सारे मामलात ख़त्म होने चाहिए। बीइंग ए पॉलिटिशियन मैं खुद ये चाहता हूँ, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलेगा कि अगर हमारे पास से ये चीज़ें चली जाएं, हमारा डिफेंस कमज़ोर हो जाए, तो हमें तो एक सेकंड में मिटा दिया जाएगा दुनिया से। ये सारी बातें इस टाइम हो रही हैं। सबसे पहले जो है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि 18वीं तरमीम ख़त्म होनी चाहिए मुल्क से। मैं इस पे पिछले 3 साल से एक ही बात कर रहा हूँ कि ये सूबों की खुद मुख्तारी जो है, ये वफाक को कमज़ोर करके ये बहुत बड़ा मसला खड़ा कर दिया गया, जिसका आपको पार्लियामेंट में हालात जो नज़र आ रहे हैं
कि कोई भी आईनी इतबार से अब ऐसी अवाम डिवाइड हो चुकी है कि मेजोरिटी में कोई हुकूमत नहीं बना सकता, ठीक है। और उसके बाद यही होगा कि ब्लैक मेलिंग चलती रहेगी फॉर एवर के लिए। ये जमहूरियत का निज़ाम जो है किसी सूरत भी ये नहीं होगा। फिर क्या आएंगे, दिफाई इदारे बीच में आते हैं, जब वो आके किसी को पकड़ते हैं उसके गलत पर, तो फिर भी तो हम ही खड़े हो जाते हैं। आज मैं आपको एक घर की मिसाल देता हूँ। एक घर में अगर 4 बेटे हैं ना, और सबको पता है कि ये जो चौथा है ना, ये निखट्टू तरीन है, ये सब दुनिया के गैर इस्लामी गैर कानूनी काम करता है, लेकिन उसको अगर ग्रिप उस पे आएगी ना, तो क्या होगा, 3 जो बाकी है ना, वो उसको बचाने के लिए आ जाएंगे, और फिर वो उनके लिए दुनिया का नेक तरीन इंसान बन जाएगा। तो जब ऐसा है, जब फिर किसी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं इदारे, क्योंकि उन्होंने तो हलफ इसी बात का उठाया हुआ है ना कि हमने तो किसी को नहीं बख्शना, तो फिर हम ही जो है फिर शोर करते हैं कि नहीं जी ये क्या कर दिया आपने, क्यों इसको उठा लिया, इसको गैब क्यों कर दिया, ये किधर गया, और फिर वो मजबूरियां और वो मामलात हो जाते हैं, और ये नहीं देखते कि उसने कितने गलत काम किए हुए हैं, कितने रियासत को नुकसान पहुंचाने के काम किए हैं, कितनी अल्लाह की नाफरमानियां की हैं, कितने इस्लाम के अगेंस्ट वो चला गया। वो बातें फिर हम एक साइड पे रख देते हैं कि वो हमदर्दी आ जाती है, और मोहल्ले वाले भी फिर उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं जो उसकी शरारतों से तंग होते हैं। तो ये सारी चीजें देखने के बाद हमें सबसे पहले तो है ना खुद को सही करना है, मोहल्ले की सतह पे, घर की सतह पे, अपने इलाके की सतह पे हम बातें तो कर लेंगे कि ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन हम अमली तौर पे खुद क्यों नहीं कुछ करते। कोई भी सियासी पार्टी हो, कोई भी हुकूमत में आ जाए, वो तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक आवाम में खुद तब्दीली नहीं आएगी, खुद बदलाव की तरफ नहीं आएंगे। बिल्कुल ठीक है, हमें अपने रवैयों को तब्दील करने की ज़रूरत है, तभी जाकर हमें फिर ये जो वाक़तन तब्दीली जिसकी बात की जाती है सुबह से लेकर शाम तक, ये वो तब्दीली नहीं है जिसके हम मुंतज़िर हैं। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अगर हम खुद अपने आप को तब्दील करने की कोशिश करेंगे, ये जो माइंडसेट है इसको चेंज करेंगे, तो फिर बेहतरी हमें नज़र आएगी। परवेज़ भाई, सियासी इख्तलाफात तो चलते रहते हैं, जैसा भी हम मीशत के हवाले से बात कर रहे थे। अब मैं ये देखता हूँ कि पूरी दुनिया में एक रेस लगी हुई है। वो पड़ोसी मुल्क जिसकी हम बात करते थे, वो जो हमसे कभी नीचे हुआ करता था, वो होते 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 अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, पता नहीं सही है या नहीं, कि वो जापान से भी आगे चला गया, बड़ी इकॉनमी उसकी बन गई है। और ख़ित्ते में दीगर ममालिक के अंदर भी यही कुछ हो रहा है, चाहे वो छोटे ममालिक हों, बड़े ममालिक हों, आहिस्ता आहिस्ता स्टेबिलिटी वहाँ पर आती चली जा रही है, इन्वायरमेंट वहाँ पर है, वर्किंग इन्वायरमेंट है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम बहुत पीछे रह गए। हमारी कंसिडरेशन में तो ये बात कहीं पे भी नहीं है कि हम रीजन में भी आगे जाएं। हम तो अपने मसाइल ही हमसे नहीं हल हो पा रहा है। अभी हमें यही मसला अभी तक हल नहीं हो रहा कि किसके क्या इख्तियारात हैं, किसने क्या करना है, किसकी क्या अथॉरिटी है। ज़रा फरमाइए कहाँ खड़े हैं हम। पहले मैं डॉक्टर साहब की दो पहले चीज़ें को मैं पहले जो मुझे थोड़ी सी जी देखें, जो हम तो जो है ना चेंज होने के लिए तैयार हैं। ठीक है, माहौल में अगर चेंज आता है ना, माहौल को सही करने के लिए जिम्मेदारी हमारी नहीं है। ठीक है, एजुकेशन को देना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, हेल्थ को देना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ट्रांसपोर्ट देना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, रोड बनाना मैं और आप नहीं बना सकते मोहल्ले में ना, तो जो और बिल्डिंग कंट्रोल्स के अंदर जो नाजायज़ बिल्डिंग बनाना वो आपको और मैं नहीं बनाने की परमिशन देते हैं, वो गवर्नमेंट देती है। तो सबसे पहले तो मैं ये भूल जाएं कि भाई हमारे जो ब्रदर है ना, जो माएँ और बहनें और भाई हैं, वो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते। नहीं, हमारी जो कौम है ना बहुत ही अच्छी है, रेजिलिएंट है। इस हालात में भी जो है ना वो बेचारे गुजर बसर कर रहे हैं जैसे भी हालात में, और कितने सालों से गुजर बसर कर रहे हैं। तो भाई खुदा के वास्ते उनके ऊपर रहम खाओ, और आप थोड़े से अपने खर्चे कम करो ताकि वो बेचारे जो है ना उनकी ज़िंदगी में चेंज आए। तो मैं इनकी बात पे एक मेरा बहुत बड़ा इख्तलाफ है। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि हमारे जो एसेट्स होते हैं ना उसकी बातें हम इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने चोर के सामने बोलेंगे कि मेरे घर में इतने जेवरात हैं, तो सबसे पहले आपके घर में डाका डालेगा और उसकी नज़र उस पर। आप बार बार जब उसको 3-4 दफ़ा बोलेंगे कि मेरे पास तो ये घड़ी है, मेरे पास तो ये जेवरात है, मेरे पास तो ये, तो जो नई उसकी जो सोच जाएगी ना वो भी आपके घर पे डाल। तो मैं कहता हूँ कि अब इसको हाईलाइट हमारे मीडिया पे नहीं करना चाहिए। है ना हमारे पास, आपको पता है ना, मुझे पता है ना, दुनिया को पता है। अब हमें यहाँ बैठ के हमें उसको क्यों उछालने की ज़रूरत है कि भाई हमारे पास ये
चीज़ें हैं और हम इतने दिफा में इतने हैं, बस ठीक है, हमें सब पता है, सबको पता है और हमें खुश होना चाहिए, ना कि हम इधर बैठ के प्रचार करें कि हमारे पास ये है, ताकि जिसको नहीं भी पता है ना वो भी उस पर आंखें लगा के देखे। तो ये एक चोर और होती है ना पुलिस की ये कहानी होती है कि जिसको आप बताएंगे ना। तो अब आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि देखें, आपका सवाल थोड़ा सा मुझे, मैं रीजन के अंदर compete करने की देखें, बात कर हाँ, रहा था कि मैं where do आपको we बता रहा stand? हूँ कि देखें, जापान, हम कहते हैं कि जापान इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एक ज़माने में थी और फिर इसको compete किया साउथ कोरिया ने। अब आप देखें साउथ कोरिया की जो स्पीड है ना, उसने क्या जापान को पीछे छोड़ बिल्कुल दिया, सही है। ठीक है ना। उसी रेस के साथ साथ जो है ना, आप देखें कि भाई चाइना, किस तरीके से चाइना ने कितनी तेजी से तरक्की की, ठीक है ना। वो नशे के आदी, नशे में धुत, ठीक है ना। क्या उन्होंने नशे वालों ने खुद अपने आप में कोई है ना उनमें चमत्कार किया कि वो आगे बढ़ के, नहीं, गवर्नमेंट ने वो हालात क्रिएट किए कि वो नशा छोड़ के अब जो है ना प्रोग्रेसिव आगे जाने के लिए तैयार हो गए। तो बात है कि ये स्टेप जो है ना, जो गवर्नमेंट को लेना ज़रूरी होता है, ताकि वो लोगों को आगे लेके जाए, लोगों को डायरेक्शन दे, लोगों को रूल्स ऑफ द गेम में लेके आए, ना कि उनको उसी हालात में रखे कि जिस हालात में वो रह रहे हैं। तो देखें, अब आप बताएं कि जो हमारे एक फाइनेंस मिनिस्टर थे महबूबुल हक साहब, उन्होंने जो है ना ये प्लान दिया उसको, कोरिया को, और वो कोरिया जो है ना आज पहले पाकिस्तान से कहीं पीछे था, वो पाकिस्तान से आगे चला गया। ऐसे कितने मुल्क हैं कि जिसको पाकिस्तान ने एक ज़माने में लोन दी थी और वो कंट्रीज कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। अब आप यही सोचते रहेंगे कि यार हम यहीं के यहीं हैं, तो ये भी तो सोचिए ना कि इस हालात में जो पाकिस्तान को लाया है, ये कौन लाया है, हम कैसे यहाँ आ गए। हम तो बहुत आगे जा रहे थे, हमारे कराची में तो रोज़ाना सड़कें भी धुलती थी, हम यहाँ पीछे कैसे आ गए। पहले तो मैं कहता हूँ कि उसका ऑडिट होना चाहिए, ठीक है ना। कोई एक बहुत बड़ी कंपनी को हायर करें और उसको बोलें कि भाई पहले तो ये ऑडिट करो कि भाई इसको पाकिस्तान में ये नेगेटिव ग्रोथ कैसे हो गई है, हम पीछे कैसे आ गए और दुनिया के सारे मुल्क आगे कैसे जा रहे हैं। तो ये तो हो नहीं सकता ना कि दुनिया के सारे मुल्क आगे जा रहे हैं और हम पीछे जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हम में कुछ कमी है ना, दुनिया में कोई कमी नहीं है। बांग्लादेश आगे निकल गया, इंडिया आगे जा रहा है, साउथ कोरिया आगे जा रहा है, जापान आगे जा रहा है, चाइना आगे जा रहा है, हर मुल्क आगे जा रहा है। अगर हम पीछे जा रहे हैं तो हम ये कहें कि भाई नहीं यार, ये तो कोई वर्ल्ड कॉन्स्पिरेसी है कि दुनिया ने हमें इस हालात, नहीं, ये बात मैं आप शायद मैं आप भी नहीं मानेंगे और मैं तो मानता ही नहीं हूँ। मैं कहता हूँ ये आप पहले खुद सोचें कि ये क्यों हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, ये खुद एलैबोरेट करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ बड़ा आसान है ये कह देना कि ये हमारे खिलाफ जो है वो एक कंस्पिरेसी हो रही है हमारे यहाँ बड़ी। एक तो सियासतदान भी इसको इतना फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं कि कोई कंस्पिरेसी हुई है हुकूमत के ख़िलाफ़ और एंड रिज़ल्ट कुछ भी नहीं निकलता। डॉक्टर साहब, अभी जैसे बात हो रही थी कि अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगी और रिस्पॉन्सिबली आपको जो है वो एक्ट करना पड़ेगा, और साथ साथ एक रियासत की जिम्मेदारी है जो उसने पूरी करनी है, लॉस बनाने हैं, उस पर अमल दरामद करवाना है, इदारों से करप्शन को ख़त्म करना है। ये इनिशिएटिव कौन लेगा? एक आवाम की जिम्मेदारी और एक रियासत की, वो कब पूरी होगी? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया, तो परवेज साहब ने भी दुरुस्त फरमाया। बिल्कुल, मैं कौम बनती है और मुल्क तरक्की करते हैं कौम से, कौम के जज्बे से। सन 1965 में जंग हुई, कौम का जज्बा था कि हमने जीतना है, हथियारों में भी कम, फौजी एतबार से, हर एतबार से हम जंग जीत गए। जज्बा था कौम के पास। अब जो जज्बा है ना, वो इंतशारी टोले ने अवाम को मेंटली तौर पे इतना डिवाइड कर दिया है कि वो अब जो उनका मोहसिन होता है वो उस पर भी शक कर रहे हैं कि भाई पता नहीं ये हमारे लिए मुखलिस है या नहीं है। और 18वीं तरमीम का जो लॉस हो रहा है ना मुल्क को, वो ये है कि वफाक आपका ब्लैकमेल हो रहा है, आपके जो सूबे हैं वो मनमानियां कर रहे हैं। तो नतीजा ये है कि यही सिलसिला अगर चलता रहा, जब तक आपका सियासी एतबार से वफाक मजबूत नहीं होता, फैसले एक जगह पर नहीं होते, इक्वल फैसले हर एक के, चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, उसके लिए, तो आपकी मौशियत कभी तरक्की कर ही नहीं सकती। ये तो किसी सूरत नहीं हो सकता। और ये कौम को एक होना पड़ेगा सबसे पहले।
कौम तकसीम हो चुकी है, कौम को एक कौम बनना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, कोई भी, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे किसी डिपार्टमेंट का बंदा हो, कोई भी हो, वो उसके साथ खेल ही नहीं सकता कि उसको पता है कि अभी ये रिश्वत मुझे नहीं देना चाहता। बिल्कुल सही। एक नहीं देगा, दो नहीं देंगे, 10 नहीं देंगे, 1000 नहीं देंगे, लाख नहीं देंगे। जब उसको पता है कि हर बंदा आता है वो रिश्वत देता ही कोई नहीं है, तो उसकी मजबूरी है काम करना, क्योंकि उसको सैलरी मिलती है। हम खुद जाके अगर उसको ऑफर करते हैं कि भाई मेरा काम कर दे, इतने पैसे ले ले, तो वो तो लेगा, ठीक। उसको तो रिश्वत की आदत बनेगी। अवाम खुद इस पे है। देखिए मैं अवाम हूँ, मैं खुद, मैं देख रहा हूँ हालात। रोड पे आप निकलते हैं, बाइक वाला आपकी गाड़ी को हिट करता हुआ रगड़, उसको एहसास ही नहीं है कि आप कितनी कीमती गाड़ी में जा रहे हैं। तो वो भी तो अवाम है, मैं भी अवाम में हूँ, उसको एहसास होना चाहिए। बल्कि वो कहते हैं ये गाड़ी में है क्यों, तो ये चीजें एहसास खत्म हो गए। हमें सबसे पहले इज्तिमाई एहसास पैदा करना है, एक कौम बनना है, और वो है पाकिस्तानी कौम, जो मजहब के इतबार से, फिरकों के एतबार से, कौमियत परस्ती के एतबार से, जबानों के एतबार से डिवाइड। अभी आप देखें बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, मासूम मजदूरों को वहां पर कत्ल किया जा रहा है, उन्होंने किसका क्या बिगाड़ा हुआ है। तो आप ये देखें, ये मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने की जो अहम पॉलिसी इख्तियार की गई है, ये फॉरेन से फंडिंग होना, ये रोकना इदारों का काम है, इदारों को रोकनी चाहिए, और वो रोकें। और जब वो इस पे काम करते हैं, जब वो रोकते हैं, तो फिर आप देख लें कि बहुत सारे तो लोग जो है वो बैठ के इसके ऊपर शोर शराबा कर रहे होते हैं प्रोग्रामों में, और कि जी वो उठा लिया, उसको बंद कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये इंतशार मुल्क के अंदर से खत्म करना सियासतदानों का, आवाम का और इदारों का, सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है, उलमा का भी है इसमें। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब वक्त मेरे पास खत्म हो गया, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी, और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आगे चल के ऐसे मामलों के ऊपर गुफ्तगू की जाए जो इस वक्त मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल है, इसमें बेहतरी कैसे लाई जाए, यही एक सवाल बाकी रहेगा। डॉक्टर साहब मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, परवेज़ साहब आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, मईशत के हवाले से, मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से हमने गुफ्तगू की। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दूसरा सेगमेंट जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।